हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ राइटिंग रिपोर्ट, यानी शोध प्रबंध की लेखन प्रविधि हमारी कैसी होनी चाहिए। चूँकि शोध प्रबंध की धारा प्रवाह गति स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है, पाठ्यवस्तु की व्यवस्था तथा अभिव्यक्ति की शैली और उसके रूप पर ध्यान देना आवश्यक होता है तथा प्रवाह का कोई भी सरलतापूर्वक अनुसरण कर सके। यदि शोध प्रबंध एक साधारणतः गतिमान मार्ग के आश्रय से निर्मित किया गया हो तो इस उद्देश्य से विभिन्न साधनों के द्वारा शोध प्रबंध की रूपरेखा को निर्मित करने के लिए ऐसे विस्तृत आदेश निर्धारित किए गए हैं जिन्हें साधारणतः अनुमोदित किया गया है, यानी माना गया है, उसको स्वीकार किया गया है। शोध विवरण के प्रत्येक लेखक से ऐसा की जाती है कि वह सतर्कता पूर्वक तथा यंत्रवत इन विवरणों अथवा लेखन की तकनीकी का अनुसरण करें और यदि उसे अपनी रचना को प्रभावशाली और उपदेशात्मक बनाना है तो ऐसी तकनीकी का पर्यवेक्षण होता निम्नलिखित निर्णयों पर आधारित होती है। जैसे हमारा पहला होगा रिप्रोड्यूस मटेरियल, यानी उद्धरित सामग्री। दूसरा हमारा फुट नोट्स, यानी हमारा संदर्भबद्ध टिप्पणी क्या है। तीसरा हमारा बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ क्या है। चौथा हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग। पांचवा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल। छठवां है प्रेजेंटेशन। सातवां है टाइपिंग। आठवां है करेक्शन ऑफ एरर्स और नौवां है हमारा पेजिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिप्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रिप्रोड्यूस मटेरियल क्या कहलाता है, उद्धरित सामग्री क्या कहलाती है। अपने शोध प्रबंध अध्ययन में शोधकर्ता कुछ परिणाम, विचार अथवा कथनों का अन्य लिखित कृतियों से उद्धरण यानी एज इट इज उसको ले लेना ही समझदारी समझता है। संबंधित साहित्य के अवलोकन के लिए, विश्वास अथवा मत के समर्थन में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी विवेचन का विस्तार करने के लिए तथा किसी विशेष गति का विरोध अथवा आलोचना करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से इस प्रकार के उद्धरण आवश्यक होते हैं। कौन से? हमारे रिप्रोड्यूस्ड मटेरियल। अत्यधिक उद्धरणों में किसी भी शोध कार्य की मौलिकता क्या होती है, लुप्त हो जाती है अथवा उसको निर्दिष्ट मार्ग से हटा दिया जाता है। यह बहुत कम और समुचित होने चाहिए। केवल उपयुक्त सामग्री का उद्धरण उचित संदर्भ में होना चाहिए। संबंधित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो सर्वमान्य प्रकाशनों तथा विवरणों, प्रपत्रों, बृहत कोशों, वार्षिक प्रकाशन ग्रंथ आदि में प्रमाणीकृत स्रोतों के रूप में प्राप्त की जानी चाहिए। चूँकि जो हमारा ये रिप्रोड्यूस मटेरियल होता है कई प्रकार का होता है, जैसे हमारा लघु उद्धरण हो गया, दीर्घ उद्धरण हो गया, यानी शॉर्ट रिप्रोडक्शन, लॉन्ग रिप्रोडक्शन और इसमें ओमिशन, यानी हम देखेंगे कि लघु उद्धरण क्या कहलाता है, यानी शॉर्ट रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। तो शोध प्रमुख के सामने सम्मुख भाग में प्रत्यक्ष उद्धरण जो कि 3 टंकन की पंक्तियों में हो तो 2 उद्धरण चिन्हों में उसको बंद कर दिए जाते हैं। दीर्घ उद्धरण क्या कहलाता है? यदि प्रत्यक्ष उद्धरण 3 टंकन की प्रतियों से अधिक बड़ा हो तो उनको पृथक अनुच्छेद के रूप में शामिल कर दिया जाता है और एक ही स्थान को छोड़कर टंकन कर दिया जाता है। तो इस दशा में किसी भी प्रकार के उद्धरण यानी रिप्रोडक्शन के में अनुसरण होना चाहिए। इस प्रकार के अनुच्छेदों को बाईं ओर और 5 स्थानों में ही सीमित कर देना चाहिए, लेकिन जो पहली पंक्ति है वो 3 स्थानों को छोड़कर स्थापित होना चाहिए। तो ये हमारा दीर्घ उद्धरण हो गया। इसमें हम देखेंगे ओमिशन हमारा क्या कहलाता है, यानी उद्धरण में छोड़ी गई जो सामग्री होती है वो क्या है। तो उद्धरित सामग्री का संचित भाग छोड़ा जा सकता है यदि मूल भाग हमारा जागरूक नहीं है। इस प्रकार सामग्री में जो कि एक अनुच्छेद से दीर्घता में कम हो तो केवल 3 बिंदुओं द्वारा छूट का संकेत देना चाहिए। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे आ रहा है फुट नोट्स क्या है, यानी संदर्भबद्ध टिप्पणी क्या कहलाती है। क्योंकि प्रत्येक उद्धरण यानी रिप्रोड्यूस्ड की पद टिप्पणी में होनी चाहिए जिसमें इस बात का संकेत हो कि उसे किन स्रोतों से प्राप्त किया गया है। ये हमें हमेशा विद्वता की मांग होती है कि निश्चित शोध कार्य में बौद्धिक निष्ठा तथा अपने शोध कार्य की बोधता को प्रभावित करने के लिए मान्यता प्राप्त स्रोतों तथा अधिकारियों के संबंध में आभार प्रदर्शन तथा अंकीय कर दिया जाता है। हमारा जो फुट नोट्स होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा इंडेक्स फॉर फुट नोट्स हो गया, फिर हमारा लिस्ट ऑफ फुट नोट्स हो गया, तीसरा हमारा फुट नोट्स फॉर टेबल्स हो गया, चौथा हमारा क्वांटिटेटिव फुट नोट्स यानी गुणात्मक पद विवरण हो गया। तो पद टिप्पणी निर्देशिका यानी इंडेक्स फॉर फुट नोट्स क्या कहलाता है, इंडेक्स
प्रत्येक पद टिप्पणी को प्रसंग की निर्देशिका के क्रम अनुसार इंगित किया जाने क्रम वाइज को इंगित करना चाहिए जो कथन के अंत में आता है। और कभी कभी लेखक के नाम के अनुसार अथवा एक विशेष शीर्षक भी दे दिया जाता है जो उचित हो। राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार निर्देशिका बनती है तथा प्रत्येक अध्याय में क्रम अनुसार अंकित किया जाता है। अब हम देखेंगे हमारा लिस्ट आपको फुट नोट्स क्या कहलाता है, यानी पद टिप्पणी सूची। शोध प्रबंध के मुख्य भाग में पद टिप्पणी की सूची बनाने की अनेक विधि होती है। सबसे अधिक अनुमोदित विधि यह होती है कि प्रमुख भाग में पृष्ठ के अनुसार उसी पृष्ठ के अंत में आए हुए उद्धरणों की सूची बना दी जाए। छपे हुए प्रकाशनों में भी ये विधि अपनाई जाती है। प्रत्येक टिप्पणी से 5 स्थान तक उसको सीमित रखा जाता है तथा के एक स्थान को छोड़कर फिर उसका टंकन किया जाता है। तो ये होगा हमारा लिस्ट ऑफ फुटनोट्स। अब हम देखेंगे फुटनोट्स फॉर टेबल्स क्या कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा फुटनोट्स फॉर टेबल क्या कहलाता है। सारणी अथवा आकृति की पद टिप्पणी को एक ही स्थान को छोड़कर अंकित करना चाहिए, न कि उस प्रकार जैसे कि शोध प्रबंध के आगे में किया जाता है। ये 5 स्थानों तक सीमित रहनी चाहिए। वांछनीय हो तो सारणी अथवा चित्रों के शीर्षकों पर निम्न स्तर के अक्षर अथवा चित्र ऐसे हों, जैसे मान लीजिए सितारा हो गया, हम आदि के द्वारा इसको इंगित कर दिया जाना चाहिए। प्रमाणिक संख्याओं के प्रयोग से दुविधा बढ़ जाती है क्योंकि शीर्षकों में भी उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे हमारा गुणात्मक पद टिप्पणी क्या कहलाती है, यानी क्वांटिटेटिव फुटप्रिंट्स क्या कहलाता है, फुटनोट्स। तो जब किसी भी उद्धरण में 2 या 2 से अधिक स्रोतों को प्रमुख भाग में प्रसंग दिया जाए तो केवल एक प्रकार के विशिष्ट विराम के द्वारा ही सभी प्रसंगों का उल्लेख अलग अलग किया जाता है। तो ये हमारा गुणात्मक पद टिप्पणी होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या, अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा बिब्लियोग्राफी क्या कहलाता है। विद्यार्थी द्वारा ग्रंथाकार सूची में सभी प्रसंगों तथा संबंधित क्षेत्र के सभी स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाता है। किसमें? बिब्लियोग्राफी में। शोध प्रबंधों में पद टिप्पणी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ये पद टिप्पणी तथा शोध प्रबंध के लिए पूर्णतः अवलोकन करना हो तो रचना के पूर्ण वर्णन के लिए यह संदर्भ ग्रंथावली सूची का अध्ययन कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें आती हैं, यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, इसकी टेक्निक कैसी होनी चाहिए, इसमें फॉर्म ऑफ फुटनोट्स कैसे होने चाहिए, कैसे लेखक के नाम लिखने चाहिए, कैसे 2 लेखकों के नाम, 3 लेखकों के नाम, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमने कल की क्लास में किया है। तो अब हम देखेंगे चौथा हेडिंग हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग क्या कहलाता है, यानी शीर्षक और उपशीर्षक क्या कहलाता है। शोध प्रबंध के प्रत्येक अध्याय में यह संभावना होती है कि अध्याय को भागों और अनुभागों में विभक्त करना पड़े, उनके शीर्षक और उपशीर्षक रखने पड़ते हैं। समस्त प्रकार के शीर्षक के रूप में तथा उनकी शैली की यहाँ व्याख्या की जाती है, परंतु फिर भी शोध प्रबंध में सावधानी से क्रम तथा उनके उपयोग में सामंजस्य का होना भी बहुत अधिक अच्छा होता है, क्योंकि हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं, शीर्षक और उपशीर्षक को। जैसे हमारा हो गया अध्यायों के शीर्षक, तो अध्याय के शीर्षक में क्या करेंगे, अध्याय के शीर्षक को यह कहना उचित होता है कि अध्याय के शीर्षक जिसके पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में तथा बीच में लिखा जाता है उसे अध्याय के 3 स्थान के नीचे लिखा जाता है, जिसको स्वयं ही बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमारा इसमें इसी में आ रहा है हेडिंग और सब हेडिंग का दूसरा पॉइंट हमारा हो गया है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है, जहाँ कहीं शोध प्रबंध के मूल भाग हो जाए, केंद्रित भाग को बड़े अक्षरों से अंकित शीर्षकों का उपयोग करना चाहिए, यानी सबसे ऊपर हमको शीर्षक लिखना चाहिए। इन शीर्षकों से पहले रोमन संख्याएं बड़े बड़े अक्षरों में यदि आवश्यक हो तो लिखा जाना चाहिए, और मूल भाग से की संबंधित सामग्री शीर्षक के पश्चात 3 स्थानों को छोड़कर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद हमारा मेन हेडिंग के बाद क्या आ रहा है, शॉर्ट हेडिंग, यानी लघु शीर्षक कैसे लिखना चाहिए। मुख्य शीर्षक यानी मेन हेडिंग के बाद लघु शीर्षक होता है, जो कि सीधा साधा पृष्ठ के बाईं ओर से प्रारंभ होता है और उसको रेखांकित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक ओर के शीर्षक के लिए किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। किसमें? शॉर्ट हेडिंग में। इस शीर्षक के उपरांत 2 स्थानों को छोड़कर अनुच्छेद इंटरसेस पैराग्राफ प्रारंभ हो जाता है तथा 5 स्थानों तक सीमित रहता है। इसके बाद हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। मेन हेडिंग, शॉर्ट हेडिंग के बाद हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, और इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जिनको 5 स्थान में भी सीमित कर उसको रेखांकित किया जाता है।
इस प्रकार के शीर्षक के उपरांत पूर्ण विराम चिन्ह तथा अवरोध पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है सब पैराग्राफ, यानी अनुच्छेद शीर्षक के उपरांत और भी अधिक विभाजन अगर आवश्यक हो तो उप अनुच्छेद शीर्षक का प्रयोग किया जाता है। उसे 10 स्थानों तक सीमित किया जाता है तथा अनुच्छेद को बड़ा लिखा जाता है। समस्त अनुच्छेद तथा उप अनुच्छेद के शीर्षक के उपरांत पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नंबरिंग ऑफ स्टेप क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल्स से अथवा डाटा कैसे होता है, टेबल्स किस प्रकार हमको करना चाहिए। शोध प्रबंध के एकत्रित डाटा का प्रस्तुतिकरण व्यवस्थित विधि से होना चाहिए। ऐसा करने के लिए सारणीयन टेबुलेशन का प्रयोग सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। सारणीयन हम लोगों ने पढ़ चुका कि किस प्रकार करना चाहिए। सारणीयन पर एक दृष्टि डालने से पाठक अध्ययन संबंधी प्रदत्तों अथवा तथ्यों के विकास के विषय में पूर्ण भाव उसको प्राप्त हो जाता है, यानी पूरी एक नज़र में देखने से उसको पूरा नॉलेज आ जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरह होगी आगे, तथा उसे शीघ्रता से बृहद पद्धतों को समझने तथा व्याख्या करने के लिए उसको समर्थ बना देता है। सरल सांख्यिकी को सारणीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे कि मूल भाग का इसमें समावेश हो जाता है और महत्वपूर्ण प्रदत्तों के केवल बृहद भाग यानी बड़े भागों को ही सारणी के रूप में दिया जाता है। इसमें संक्षिप्त सारणियों के आयोजन के लिए हमें यह भी जानना आवश्यक है, ये कई प्रकार की होती है। हमारा जो टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल होता है कई टाइप्स के होते हैं। पहला यानी हमारे देखेंगे कि इसमें तालिकाओं की क्या कंडीशन होती है, तालिकाओं की क्या स्थिति होती है। शोध प्रबंध के मूल पाठ में आरंभ होते ही सारणी प्रस्तुत कर दिया जाए। यदि इसमें केवल थोड़ी ही इकाइयाँ हो तो उसे उसी पृष्ठ पर बनाया जा सकता है जहाँ पर उसका विवेचन किया है और जहाँ वो वांछनीय हो कि प्रत्येक सारणी को पृथक पृथक पृष्ठ पर रखा जाए। संतुलित प्रभाव के लिए उसको सावधानी पूर्वक उसे केंद्रित किया जाए तथा इस पर मूल पाठ का कोई अंश नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये हमारा तालिकाओं की कंडीशन हो गई। फिर इसके बाद हम देखेंगे तालिकाओं का यानी नंबरिंग ऑफ टेबल कैसे होनी चाहिए। समस्त शोध प्रबंध में रोमन के बड़े अक्षरों या का क्रमानुसार सारणीयन में तथा परिशिष्टों में प्रयोग होना चाहिए, जिसको सारणी जिसके ठीक नीचे रोमन एम से समुचित संस्थाएं मध्य में रखी जाती है तथा उसके ऊपर 2 स्थान उसके ऊपर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमारा हेडिंग ऑफ टेबल, अपनी विषय वस्तु की ओर संकेत करने के उद्देश्य से प्रत्येक सारणी का एक शीर्षक होना चाहिए। इसे शब्द सारणी के 2 स्थान को छोड़कर उसके तथा उसके पूरे बड़े अक्षरों में उसको लिखा जाना चाहिए और अंत में, जैसा मैंने पहले बताया था कि अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम भी हमारा सारणी में ही आता है। तो इन शीर्षकों के अनुसार जिनके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रदत्तों को प्रस्तुत करना है, सारणी के कुछ स्तंभ तथा विशिष्ट पंक्तियां हो सकती हैं। प्रत्येक विशिष्ट पंक्ति अथवा स्तंभ के शीर्षक स्पष्ट रूप से पंक्तियों के सम स्तर अथवा लंबे सम के मध्य भाग में सीमित होना चाहिए अथवा उस स्थान पर जो इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो ये आज हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल। चूँकि ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है इसलिए इसका आगे का डिटेल हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पे प्रेजेंटेशन, टाइपिंग, करेक्शन ऑफ डाटा और पेजिंग इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।